किस पर भरोसा करेगी जनता, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बद्री नारायण, निदेशक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान हमारे साथ हैं, और विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, पहला सवाल आप ही से है। दोनों अगर बड़े राजनीतिक दलों की हम बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, अगर उससे शुरुआत करें, चुनौतियां और खामियां हैं लेकिन मजबूतियां भी हैं। बीजेपी के लिए क्या 18 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है वो ज्यादा बड़ी चुनौती है, या कुछ भ्रष्टाचार के आरोप वो लगे वो बड़ी चुनौती है, या जो अब तमाम योजनाओं का ऐलान किया है उससे लोगों का मन रिझेगा, वो यकीन एक बार फिर से करना चाहेंगे? देखिए निधि, जब कोई सरकार लंबे समय तक किसी राज्य में रहती है, किसी पार्टी की सरकार, और एक 1.5 साल का वो अगर अंतराल छोड़ दें, कमलनाथ जी की सरकार जब थी 2018 के बाद, तो वो 18 साल से बीजेपी की सरकार, वो भी अधिकतम समय शिवराज सिंह जी की सरकार रही है। थोड़े समय के लिए उमा भारती और बाबूलाल गौर थे, तो उसके खिलाफ या उसको लेकर के एक एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। और हालांकि वो एंटी इनकम्बेंसी 2018 में तो निकल गई थी, लेकिन उसके बाद जब दोबारा भाजपा ने सरकार बनाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ करके, और शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने, तो जो पिछला कार्यकाल उनका था कमलनाथ की सरकार से पहले का, वो भी उसका भी वो जुड़ जाता है इनके उसमें। दिक्कतें हैं, और दिक्कतें अगर ना होती तो शायद शिवराज सिंह चौहान जी को इतनी लंबी लंबी योजनाएं, कल्याणकारी घोषणाएं, लोक लुभावन घोषणाएं, लाडली बहना निगम योजना और बहुत सारी योजनाएं घूम घूम के न करनी पड़ती। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, खासकर कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि चुनाव 18 साल बाद आपको इन योजनाओं क्यों याद आई, पहले क्यों नहीं की। ये अब एक प्रश्न है जिसका जवाब भाजपा को देना है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, इस चुनाव में थोड़ा सा 2018 से एक फर्क है। फर्क यह है कि 2018 में कांग्रेस के भीतर कई बड़े नेता थे, कम से कम 3 तो बड़े चेहरे थे ही, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब सिंधिया उधर चले गए, और आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का इतना ज्यादा दबदबा है कि अब उनको कोई चुनौती नहीं है, और दिग्विजय सिंह और उनके बीच में कोई किसी तरह का विरोधाभास की खबरें भी नहीं आ रही हैं। बाकी कहीं कोई कांग्रेस के भीतर वैसी गुटबाजी की खबरें नहीं आ रही हैं जैसी 2018 में आती थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या है कि शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री हैं ही, इसके अलावा जो तमाम नेताओं को मैदान में उतारा गया है, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फगत सिंह कुलस्ते, और इसके अलावा दामोदर, ये नरोत्तम मिश्रा, वी.डी. शर्मा, कई बड़े नेता हैं, और सिंधिया खुद है, कि अब उनके अपने अपने गुट, अपने अपने तमाम सारे, हर एक का मुख्यमंत्री पद का दावा है। शिवराज सिंह चौहान के टिकट को लेकर संशय रहा। अब समस्या ये है कि भाजपा ने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कमल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हर नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी जोड़ तोड़ करेगा, और ऐसे में एक नुकसान ये होता है निधि जी, खास करके कि अपने प्रतिद्वंदी नेताओं के समर्थक विधायकों के खिलाफ भी पार्टी के गुट काम करने लगते हैं। अगर ये चीज हुई तो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगी। इस पर बीजेपी को पार पाना पड़ेगा। हिमाचल में हम लोग देख चुके हैं किस तरह बागी विधायकों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा था। कांग्रेस में अभी ऐसी समस्या इसलिए नजर नहीं आ रही है कि अब वहां मुख्यमंत्री पद के एकमात्र दावेदार कमलनाथ जी हैं, और कमलनाथ जी हैं, हाँ। तो ये एक कांग्रेस के पक्ष में जाता है। दूसरा, मुद्दों की दृष्टि से अगर देखें, अगर मैं मुद्दों की बात बद्री नारायण जी से ले लेती हूँ, क्योंकि वो उस पर बोलना चाहते हैं। बद्री नारायण जी, जो मुद्दे सामने रखे, क्या वो आपको लगता है जो ये राजनीति में चेहरे होते हैं, नेता होते हैं, उस पर तमाम राजनीतिक दलों में ऐसा लग रहा है, तमाम राज्यों में, कि अब जो तमाम योजनाएं हैं वो ज्यादा, एक तरह से तमाम राजनीतिक दल उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जो एक तरह से अब आप रेवड़ियां उसको कह सकते हैं या जन कल्याण की बात कह सकते हैं, वो एक अलग बहस हो सकती है। आपका क्या आंकलन, अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो? पहले निधि, जो भी चुनाव होते हैं उसमें 2 तरह से प्रभाव क्रिएट होते हैं। एक तो नेताओं का होता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी विनोद जी ने बताया। दूसरा होता है मुद्दों का। मुद्दों में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन पर तमाम राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, जिसमें तरह तरह के एस्पिरेशंस और होप जगाने की कोशिश हो रही है। कई बार ये होप एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, और ये नैरेटिव जो चेहरों की राजनीति को कई बार ढक देते हैं, उनके अपने अंतर्विरोधों को भी समाधान कर देते हैं। जैसे अगर आप देखें तो जितनी भी योजनाएं चल रही हैं केंद्र की, 10 अभी पिछले 8-9 सालों में, उसने एक बड़ा बेनिफिशियरी कम्युनिटी बनाया है, केंद्र की भी और राज्य सरकारों की भी, अपने अपने तरह से।
अब ये दो तरह के बेनिफिशियरी आपस में टकराएंगे, कई बार ये बेनिफिशियरी ओवरलैप भी हो जाते हैं। वहां पर फिर क्या निर्णय करता है, वो करता है जो चेहरे की बात है, फिर तब चेहरे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है निधि की जो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस 3 बड़े चुनाव नेताओं की पार्टी थी, 3 में से एक निकल गया, अब 2 रह गए हैं। बीजेपी के अपने अंतर्विरोध हैं, लेकिन एक बड़ा उनके पास चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पूरी राजनीति को प्रभावित करेंगे, चुनाव को प्रभावित करेंगे, और एक बड़े पॉलिटिक्स ऑफ होप एंड एस्पिरेशंस को लेकर के वो आ रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मध्य प्रदेश में ये है निधि जी, वो है ट्राइबल वोट्स और ओबीसी वोट्स का आपस में के पोलराइजेशन की प्रोसेस, वो किधर जाएंगे, क्या ओबीसी राजनीति खड़ी होगी मध्य प्रदेश में या नहीं खड़ी होगी, और ट्राइबल बेस किधर जाएगा, क्योंकि ट्राइबल एक बड़ी शक्ति है मध्य प्रदेश की राजनीति में और राजस्थान में भी। और बिल्कुल जिस तरह से सेंसस की बात हो रही है, बिल्कुल कल्याणकारी योजनाएं बहुत काम करेंगी ट्राइबल्स को मोबिलाइज करने। जी बिल्कुल, जिस तरह से सेंसस की बात हो रही है तो ओबीसी फैक्टर बहुत बड़ा होगा, हालांकि इतना समय मेरे पास नहीं बात करने के लिए। विनोद जी, अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात कर लें अपने आप में, राजस्थान में एक तरह से प्रथा रही है कि एक साल बीजेपी तो दोबारा कांग्रेस, फिर बीजेपी कांग्रेस। क्या अशोक गहलोत, मैं सुन रही थी हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी, वो कह रही थी इस बार ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत एक फाइट दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आसानी से लग जाएगा कि कांग्रेस हार जाएगी, लेकिन बीजेपी की अपनी तमाम योजनाएं हैं। आपका राजनीतिक आंकलन इस समय, अगर आप कांग्रेस के खेमे को देखिए और बीजेपी खेमे को देखिए, क्योंकि वहां पर वसुंधरा राजे को सामने एक तरह से चेहरा नहीं बनाया गया, हालांकि वो प्रचारों में रही हैं। देखिए, राजस्थान की जहां तक बात करें तो राजस्थान में यह रिवाज रहा है कि हर 5 साल बाद दूसरे दल को मौका मिलता है। हिमाचल में भी रिवाज था, लेकिन इस बार वो रिवाज टूट गया और रिवाज बना रहा हिमाचल में। भाजपा कह रही थी कि रिवाज टूटेगा, कांग्रेस कहती थी राज बदलेगा हिमाचल में। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ भाजपा कह रही है कि रिवाज रहेगा और कांग्रेस कह रही है कि राज रहेगा। तो और ये बात सही है कि अशोक गहलोत पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ी और हारी। तो इसलिए इस बार अशोक गहलोत बहुत फूक के कदम रखा उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने पार्टी के भीतर अपना नेतृत्व पूरी तरह से मजबूत किया। आज की तारीख में अशोक गहलोत को अंदर से कोई चुनौती नहीं है। सचिन पायलट के साथ उनका समझौता एक तरह से फौरी तौर पर हो चुका है। बाकी सारे विधायक सारे जो है वो उनके साथ हैं। और जिस तरह से उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान की तरह, बल्कि शिवराज सिंह चौहान तो लेट, उन्होंने अपनी योजनाएं देर से शुरू की। अशोक गहलोत ने पिछले 1-1.5 साल से इस बात को भाप करके इस बार उनको रिवाज बदलना है, राज नहीं बदलना, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने अपनी योजनाएं जबरदस्त तरीके से लॉन्च की और उसका असर पिछले 6 महीने से जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। और इसी वजह से हर आदमी ये कहने लगा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस मुकाबले में है, वरना पहले भविष्यवाणी हो जाती थी कि इस बार तो पार्टी सरकार बदल रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि रिवाज के सहारे उसका पलड़ा भारी है, लेकिन भाजपा के नेता भी कॉन्फिडेंट नहीं है। इसीलिए सारे आप देखिए, जो पहली सूची आई है उसमें 7-8 सांसदों को उतारा गया है मैदान में। राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, ये और तो कई सांसदों को मैदान में उतारा गया है, इसलिए कि ताकि जो सीटें उनको लगती है कमजोर वो जीती जाएं। तो भाजपा भी चाहती है कि कहीं ना कहीं जो मुकाबले की बात हो रही है उसको भारतीय जनता पार्टी उसको गंभीरता से ले रही है और चुनाव के मैदान में इसीलिए उतर रही है। एक बात मैं निधि बस 10 सेकंड में कहूंगा, इस बार दिलचस्प बात यह है, तीनों राज्यों में इस बार प्रधानमंत्री जी का चेहरा सीधे है सबके सामने। पिछली बार कवर था, पिछली बार उधर शिवराज थे, इधर वसुंधरा थी, उधर रमन सिंह थे, तो एक कवर भी था। इस बार जो भी नतीजा आएगा उससे प्रधानमंत्री जी के चेहरे की भी लोकप्रियता का एक पैमाना लोकसभा चुनाव से पहले हम सबके सामने आएगा। अहम बात आप ये कह रहे हैं। और बद्रीनारायण, आपसे आखिर में एक संक्षेप में राजस्थान को लेकर, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में तो 18 साल की अगर कैद एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अशोक गहलोत के सामने जिस तरह से विनोद जी कह रहे हैं कि 1.5 साल से योजनाओं का ऐलान हो रहा है, कौन सी चुनौतियां आपको लग रही हैं जो हैं अशोक गहलोत के सामने? मुझे लगता है निधि सबसे ज्यादा उनके साथ चुनौती है वो इंटरनल है। आप अंदर की जो समस्या है, जो आपसी अंतर्विरोध हैं पार्टी के, जो सचिन पायलट के साथ उनके अंतर्विरोध हैं वो हैं, और भी जो बेस की आपसी लड़ाइयां हैं। लेकिन वहां जो उन्होंने घोषणाएं की है 1-1.5 साल से, इसका विनोद जी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या होता है निधि, जो बेनिफिशियरी कॉन्सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक समय आपने जितना दिया उसके बाद अगली बार कुछ और मांग करने लगता है। वो शेर के खून लगने जैसा है कि एक बार खून लग गया तो कुछ और चाहिए, उतना दे देंगे फिर कुछ और चाहिए। तो वो एक हमेशा उसमें एक तरह मुंह भंग की स्थिति बनी रहती है। देखना यह है
कि क्या राजस्थान में उनकी योजनाएं राइट डायरेक्शन में जा रही हैं, क्या उस मोह भंग को नहीं होने देने की स्थिति बना रही हैं, क्या वो जो खून लगना है, खून जो शेर के मुंह में खून लगता है उसको कितना कंटेन करती हैं, और अपने जो सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्योंकि बीजेपी देखिए एक खास तरह से मोदी का चेहरा है, उसके साथ विकास की उनकी अपनी योजनाएं हैं, और मोदी जो है बहुत सक्षम है, यानी केंद्र सरकार विकास की योजनाओं को इवैल्यूएट करने में कि वो राइट डायरेक्शन में जाए, क्या ये काम वो कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना होगा, ये चुनाव बताएगा। बिल्कुल आप दोनों जुड़े, क्योंकि ये शुरुआती दिन है, आज ही ऐलान हुआ है, अब तो 2 महीने तक 3 दिसंबर तक हम लोग चर्चा करते ही रहेंगे। आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमारा समाप्त हो गया इस पर, और सीधे अब मैं चल सकती हूँ अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, तो बीजेपी खेमे ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और आज अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो चौथी लिस्ट में मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम घोषित हो ही गया है, क्योंकि उसी पे एक सवाल बना हुआ था। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि किस तरह से तमाम राज्यों के लिए जो ऐलान हुआ है उसमें अपने सांसदों, नेताओं को, बड़े नेताओं, चेहरों को टिकट दिए गए हैं। आपका आंकलन इस लिस्ट को देखकर क्या आभास? देखिए निधि, बीजेपी हर चुनाव को पिछले चुनाव से अलग चुनाव के तौर पर लेती है और हर चुनाव में नए प्रयोग भी करती है। हमने गुजरात में देखा था जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदल दिया था, उन्हें चुनाव मैदान में भी नहीं उतारा था। और इसी तरह से अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों ही चुनाव में 2 नए प्रयोग किए। पहला प्रयोग तो ये किया कि चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करना शुरू कर दिया। और दूसरा प्रयोग ये किया कि जो अपने केंद्रीय मंत्री समेत सांसद हैं उन्हें भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया। कई जो राजनीतिक जानकार हैं उन्हें इस बात पर काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि 6-7 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और कुछ तो केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया, जैसे कि मध्य प्रदेश पे नरेंद्र सिंह तोमर जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उन्हें भी उतार दिया। तो ऐसे में सवाल पूछा गया कि आखिर ये इसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या है। तो इस पर बीजेपी नेताओं का यही कहना था कि हमें ये लगता है कि जो सीटें हमारी कमज़ोर हैं या जो C या D कैटेगरी की सीटें, इस पर हम अपने ताकतवर नेताओं को उतारें ताकि इन सीटों पर हमारी जीत जो है वो सुनिश्चित हो जाए। तो एक-एक सीट का हिसाब बीजेपी कर रही है, और यही कारण है कि आज बीजेपी की जब मध्य प्रदेश की चौथी सूची आई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको लेकर संशय एक हल्के में था, लेकिन हमने ये रिपोर्ट किया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव लड़ेंगे, वैसा ही हुआ है। उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों को भी मैदान में उतारा गया है। 1-2 मंत्रियों के टिकट जरूर काटे गए हैं, लेकिन बीजेपी इसके पीछे ये स्पष्ट कर रही है कि पहली बात तो ये कि हमें अपने मंत्री पर, हमें अपने मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, और दूसरी बात वो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही कि अब जबकि चुनावों के कार्यक्रमों का ऐलान भी हो चुका है, कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठकें भी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की सूची अभी तक क्यों नहीं आई। और इसके पीछे बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के भीतर कई मतभेद हैं, और यही कारण है जिसके चलते कांग्रेस अपनी सूची नहीं दे पा रही है। बिल्कुल अखिलेश, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।